अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऑक्साइड्स हमारी स्किन को क्यों बर्न करते हैं और कुछ ऑक्साइड्स को हम कुछ बेसिस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि देयर आर सम ऑक्साइड्स जो लोहे को भी ज़ंग लगा सकते हैं, आयरन को भी रस्ट करते हैं एंड देयर आर आल्सो सम ऑक्साइड्स जो हम किचन में फूड इंग्रीडिएंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज़ ऑक्साइड्स जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड नंबर 3 में लाई करते हैं और उनकी नेचर की वजह से वो एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स जो है ना डालते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्साइड्स इन दिस स्पेसिफिक लेक्चर। That lecture is from class 11th chemistry, new book, and from chapter number 1. The title of the lecture is Trends in the Warning of Oxides. जो ऑक्साइड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके ट्रेंड्स किस तरह से है, कैसे वो अपने नेचर को चेंज करते हैं और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स को जिसमें एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड पैटर्न के लिहाज से एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इन द बॉन्डिंग ऑफ द ऑक्साइड। सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ दिया गया जिसमें इंट्रोडक्शन है ऑक्साइड्स का कि इनकी नेचर पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज होती है। अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 इन द पीरियोडिक टेबल, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर आपके पास ऑक्साइड बनाएँगे, तो वो वाले ऑक्साइड जो होंगे आपके पास आयोनिक इन नेचर होंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी मेटल्स और नॉन मेटल का केमिकल बॉन्ड बनता है, वो आयोनिक इन नेचर होता है। तो हम ऑक्सीजन और ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के ऑक्साइड की बात करें, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है एंड बाकी इस इन ग्रुप के मेंबर्स जो होंगे वो मेटल्स होंगे। तो ये आपस में जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमेशा आयोनिक इन नेचर वाला केमिकल बॉन्ड बनेगा। और आयोनिक इन नेचर वाला केमिकल बॉन्ड अगर हम हमारे पास बन रहा है, यानी कि ये वाले ऑक्साइड्स बन रहे हैं पहली कैटेगरी वाले, तो उनके दरमियान चूंकि ये मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो दोनों की नेचर अपोजिट होने की वजह से उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड को वहां पे बनाएंगे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मेटल का कैटाइन उसके दरमियान और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन का एनाइन होगी, इन दोनों के दरमियान होंगी, जो इसको एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना देंगी और हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। और आयोनिक बॉन्ड पाए जाने की वजह से इनके जो आयोनिक लैटिसेस हैं या क्रिस्टल लैटिस जिस फॉर्म में कोई ऑक्साइड या कोई सॉल्ट लाई करता है, उसको हम उसका आयोनिक लैटिस कहते हैं, वो इनका जॉइंट बन जाएगा। अब ये पहले इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई आपके पास आयोनिक इन नेचर वाले ऑक्साइड्स की, यानी कि ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो इस नेचर के ऑक्साइड्स को बनाएंगे। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कि जब पीरियोडिक टेबल से ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो फिर इस कैटेगरी के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ये कैटेगरी कौन सी है? ये मोस्टली जो ऑक्साइड इसमें बनेंगे ये कवलेंट इन नेचर होंगे, इनमें कवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर ये कवलेंट इन नेचर हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं होंगे वो आयोनिक लैटिस की फॉर्म में नहीं बल्कि कवलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये एक वीक बॉन्ड है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। और ऐसा क्यों होता है उसकी रीजन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो बॉन्ड की नेचर आयोनिक से चेंज होकर कवलेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और हम कहेंगे ये कवलेंट मॉलिक्यूल जो है इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल SO2 जो है हमारे पास एक आपके पास इस ग्रुप इस कैटेगरी वाला ऑक्साइड है जिसमें एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई है। और तीसरे पॉइंट में हमने ये स्टडी किया कि ये जो आयोनिक से कवलेंट नेचर कन्वर्ट हुई है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में हमने लेफ्ट से राइट मूव किया, लेफ्ट साइड पे ये 3 ग्रुप हैं और राइट साइड पे ये वाले ग्रुप हैं। लेफ्ट से राइट मूव किया तो आयोनिक से कवलेंट नेचर ऑक्साइड की क्यों कन्वर्ट होगी? दैट इज ड्यू टू 2 रीजंस। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ गई, यानी कि ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम थी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क इन दोनों में काफी आ रहा था। जबकि जैसे ही हमने ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में मूव किया है तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा है इनकी निस्बत। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कंपेरेबल है
इनमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, तो बॉन्ड की जो नेचर है, वो आयोनिक से कन्वर्ट होके कोवैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट बढ़ी, वैसे-वैसे आयोनिक करैक्टर कम होता गया। इसी वजह से ये करैक्टर के अंदर ट्रांजिशन हो गई आयोनिक से कोवैलेंट के अंदर। दैट वाज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन और ट्रेंड्स इन द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्साइड्स के ऑक्साइड्स में किस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। अब हमारे लिए जो सूटेबल बॉन्डिंग है, वो आयोनिक इन नेचर होती है मोस्टली। ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं, ये नॉर्मल जो है ना डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं, ये हमारे लिए थोड़े से क्रूसिव होते हैं। इनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही बात कि हमारी स्किन को बर्न करेंगे। अब चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स की तरफ। इसकी तरफ मूव करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इसको डिफाइन कर लें कि व्हाट आर ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। दीज़ आर बाइनरी कंपाउंड्स। और बाइनरी कंपाउंड्स किसके हैं? ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन जब भी बाकी एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनाएगा, उसे हम एक तो ऑक्साइड कहेंगे। दूसरी बात, हमने बाइनरी का वर्ड यूज़ किया। बाइनरी का मतलब ये होगा कि एक तो इसमें ऑक्सीजन की नेचर वाला एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन खुद, दूसरा किसी दूसरी नेचर का अगर एलिमेंट आ जाता है, तो उसे हम बाइनरी कहेंगे। बाइनरी हम उसको नहीं कहेंगे, पाई का मतलब जैसे 2 होता है, हम उसको नहीं कहेंगे जिसमें 2 एटम होंगे। एटम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट नेचर के जब एटम आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएँगे, तो उसे हम बाइनरी का नाम देंगे। अब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, अब वो अदर एलिमेंट आपके पास ग्रुप नंबर 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। तो उनके साथ जब भी बॉन्डिंग होगी तो 3 तरह के आपके पास ऑक्साइड बनेंगे। पहली कैटेगरी है हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड की, सेकंड वन इज़ बेसिक एंड थर्ड लास्ट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पहली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड को अगर आपको अटेम्प्ट करना है, एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इसका, और अगर ये कंबाइन कर लें तो एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास वो वाले ऑक्साइड होते हैं जिनको हम जब वाटर में डिसॉल्व करें, एन ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव अस एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें और वो हमें एसिडिक सॉल्यूशन दे, तो हम उसे कहेंगे ये एसिडिक ऑक्साइड है। पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। और इनके जो नेचर होती है केमिकल बॉन्ड की, नॉन मेटल और ऑक्सीजन में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसी वजह से जो केमिकल बॉन्ड की इनके अंदर नेचर होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और पीरियड 3 को हम क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तो पीरियड 3 के अंदर जो एसिटिक ऑक्साइड है वो आपके सामने ये वाले मेंशन है। दैट इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटोस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3। अब हम देखते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर क्या ये वाले ऑक्साइड पूरे उतरते हैं या नहीं। मतलब इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो क्या ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? तो उसके लिए हमने वन बाय वन सबका रिएक्शन देखा। तो पहले हमारे पास है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास फास्फोरस एसिड बना। इसका मतलब इसने एसिड हमें दिया, तो ये इस कैटेगरी में पूरा उतर है। दूसरा है आपके पास फास्फोरस पेंटॉक्साइड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपके पास ये फास्फोरिक एसिड बना। इट मीन यहाँ पे भी एसिड की फॉर्मेशन हो गई, तो ये भी करेक्ट वन है। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारे पास बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चारों केसेस में एसिड की फॉर्मेशन हुई है, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये चारों ऑक्साइड जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। अब इनमें रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 प्लेस कर दें और इसके साथ 2 प्लेस करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे। बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं और इधर 3 और 3 6 हैं, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। इसी तरह से इसको अगर हमें बैलेंस करना है, तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन 3 है और इधर 2 हैं, तो हम इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 2। तो हाइड्रोजन 6 और ये भी 6, ये भी बैलेंस हो गया हमारे पास। इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो ये बैलेंस्ड है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये भी बैलेंस्ड है। तो ये चारों रिएक्शन जो हमने ये वाला, ये चारों रिएक्शन जो पढ़े हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और इनको वाटर में हमने डिसॉल्व किया। इन्होंने हमें एसिडिक सॉल्यूशन दिया, इस वजह से कंफर्म हो गया कि दीज आर एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर। अब ये जो लास्ट वाले 2 रिएक्शंस हैं, यहाँ पे हमने 2 ऑक्साइड्स को डिस्कस किया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को। इनको हमने बेस के साथ ट्रीट किया है कि क्या वाक़ई ही ये भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं
जब एसिडिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे सोडियम मेटासिलिकेट बन रहा है Na2SiO3, दिस वन इज सोडियम मेटासिलिकेट, ये एक बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे। 2 प्लेस करेंगे तो रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगा। हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 3 + 1 4, 2 2 4, सिलिकॉन भी बैलेंस है, सारी चीजें बैलेंस है। तो इसने क्योंकि सॉल्ट और वाटर दिया तो इट मीन यहाँ से कंफर्म हुआ कि ये एसिटिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। इस तरह से कंफर्म हो गया कि ये भी एसिटिक ऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एसिटिक ऑक्साइड है, सॉरी। इसको हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सोडियम सल्फाइड बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगेन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं और ऑक्सीजन को देख लेते हैं हम, 3 + 1 4 और 2 × 4, ये रिएक्शन भी हमारे पास बैलेंस है। तो यहाँ तक हमने जो कैटेगरी डिस्कस की दैट इज अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिफाइन किया, उसके बाद हमने देखा कि कौन से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इस तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। When non-metal reacts with oxygen, they give us acidic oxide. This one is very important MCQ. या आपको एमसीक्यू ऐसे भी आ सकती है कि एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स और मेटल्स, तो आपको ये याद करना है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास है जी बेसिक ऑक्साइड्स की, कि बेसिक ऑक्साइड्स इसी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे कि पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और एट द एंड हम उनके एग्जाम्पल्स और उनको प्रूव करते जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। बेसिक ऑक्साइड जो है इनकी डेफिनेशन के लिए, दीज ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद वाटर दे गिव ऑफ एन एल्कलाई। जब कुछ ऑक्साइड्स को हम पानी में डिसॉल्व करें और वो हमें एल्कलाई का सॉल्यूशन दें तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। जैसे कि हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड है एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ये तीनों जो हैं आपके पास मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बने हैं, इसी वजह से ये बेसिक ऑक्साइड है। इसका मतलब मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे आयोनिक नेचर वाले ऑक्साइड बनाएंगे जिन्हें हम नाम देते हैं बेसिक ऑक्साइड्स का। और इनमें मोस्टली कवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर कवलेंट बॉन्डिंग है तो ये कवलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लाई करेंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेंगे जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एल्कली। तो इसने वाटर में डिसॉल्व होकर एल्कलाई सॉल्यूशन बनाया, इसी वजह से इसको हम बेसिक ऑक्साइड कहेंगे कि ये भी बेसिक ऑक्साइड है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 प्लेस कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखते हैं क्या ये बेसिक ऑक्साइड हमारे पास है या नहीं है। तो इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगेन एक एल्कली का सॉल्यूशन बनता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। रिएक्शन को बैलेंस, ये बैलेंस्ड है जी। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन आपके पास एक बेसिक ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने भी हमें एक एल्कलाई का सॉल्यूशन दिया दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हेंस तीनों से कंफर्म हो गया कि ये तीनों जो हैं बेसिक ऑक्साइड हैं क्योंकि इनको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और इन्होंने हमें एल्कलाई का सॉल्यूशन दिया। दैट्स व्हाई हेंस कंफर्म these three will lie in this category basic oxide. Last but not least that is the amphoteric oxide. इसको हम डिस्कस